Hello students, welcome to the Spandan Academy, class 7th, subject science. Today we are reading second part of the chapter 8. एक क्वथन नली लीजिए। नली के मुख पर एक गुब्बारे को कसकर लगाइए। आप इसे कसने के लिए टैप का उपयोग भी कर सकते हैं। किसी बीकर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म जल डालिए। गुब्बारा लगी क्वथन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखिए कि गुब्बारा जल से बाहर रहे, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। 2-3 मिनट तक यह देखिए कि क्या गुब्बारे के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। क्वथन नली को जल से बाहर निकाल लीजिए। इसे कमरे के ताप तक ठंडा होने दीजिए। अब एक अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ का ठंडा जल लीजिए और क्वथन नली को पहले की भांति 2-3 मिनट के लिए ठंडे जल में रख दीजिए। गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए। Think and try to answer. What makes the balloon inflated when the boiling tube is placed in hot water? अपने प्रेक्षणों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वथन नली को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है? Why is the same balloon deflated when the tube is kept in cold water? वही गुब्बारा क्वथन नली को ठंडे जल में रखने पर पिचक क्यों जाता है? Can we infer from the first observation that air expands on heating? Can you now state what happens to the air in the boiling tube when it cools down? क्या हम पहले प्रेक्षण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु गर्म किए जाने पर फैलती है, अर्थात उसमें प्रसार होता है। क्या आप अब यह बता सकते हैं कि ठंडे किए जाने पर क्वथन नली के भीतर की वायु का क्या होता है? Activity 8.6. Take 2 paper bags or empty paper cups of the same size. Hang the 2 bags in the inverted position on the 2 ends of a metal or wooden stick. समान माप की कागज की 2 खाली थैलियां अथवा कागज के 2 खाली कप लीजिए। दोनों थैलों को धातु अथवा लकड़ी की किसी छड़ के 2 किनारों से लटका दीजिए। ध्यान रहे कि कागज की थैलियों अथवा कपों का मुख नीचे की ओर रहे। Tie a piece of thread in the middle of the stick. Hold the stick by the thread as in a balance. Put a burning candle below one of the bags as shown in the figure. Observe that happens. छड़ के मध्य में एक धागा बांधकर उसे धागे से इस प्रकार पकड़ें जैसे कि किसी तराजू में करते हैं। इसे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। अब किसी एक थैले के नीचे डायग्राम के अनुसार जलती मोमबत्ती को रखें। देखिए क्या होता है। Why is the balance of the bags disturbed? थैलियों का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है? Does this activity indicate that warm air rise up? As the warm air rises up, it pushes the bag above the candle. Does the disturbance of the balance suggest that the warm air is lighter than the cold air? क्या यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है? जैसे ही मोमबत्ती की लौ से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, वह थैली को ऊपर ले जाती है। क्या संतुलन का बिगड़ना यह सुझाता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है? Can you now explain why smoke always rises up? क्या अब आप यह समझा सकते हैं कि धुआं ऊपर ही क्यों उठता है? Also, it is important to remember that on heating, the air expands and occupies more space. When the same thing occupies more space, it becomes lighter. The warm air is therefore lighter than the cold air. That is the reason that the smoke goes up. यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है।
और वह अधिक स्थान घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। यही कारण है कि धुआं ऊपर उठता है। In the nature, there are several situations where warm air rises at a place. The air pressure at that place is lowered. The cold air from the surrounding areas rushes in to fill its place. This sets up convection in air, as you learned in chapter 4. प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां होती हैं जहां किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती हैं। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायुदाब कम हो जाता है। फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है। इससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित हो जाती हैं। 8.4 Wind currents are generated due to uneven heating on the earth. पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। These situations are, ये स्थितियां हैं: A. Uneven heating between the equator and the poles. भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। You might have learnt in geography that regions close to the equator get maximum heat from the sun. The air in these regions gets warm. The warm air rises and the cooler air from the regions in the 0 to 30 degrees latitude belt on either side of the equator moves in. आपने संभवतः भूगोल में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। These winds blow from the north and the south towards the equator. At the poles, the air is colder than that at latitudes about 60 degrees. The warm air at these latitudes rises up and the cold wind from the polar regions rushes in to take its place. In this way, wind circulation is set up from the poles to the warmer latitudes as shown in figure 8.8. ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। I wonder why the winds shown in the figure are not in the exact north-south direction. पहेली कहती है, मैं यह समझ नहीं पा रही हूँ कि चित्र में दिखाई गई पवन की दिशा ठीक उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों नहीं है। The winds would have flown in the north-south direction from north to south or from south to north. A change in direction is, however, caused by the rotation of the earth. पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। B. Uneven heating of land and water. थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। You have read about the sea breeze
and the land breeze in chapter 4. अध्याय 4 में आपने समुद्र समीर और थल समीर के विषय में पढ़ा था. In summer, near the equator, the land warms up faster, and most of the time the temperature of the land is higher than that of water in the oceans. The air over the land gets heated and rises. This causes the winds to flow from the oceans towards the land. These are monsoon winds. गर्मियों में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है. थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती जाती है. इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है. यह मानसूनी पवन होती है. The word monsoon is derived from the Arabic word मौसम which means season. मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है जिसका अर्थ है ऋतु. In winter, the direction of the wind flow gets revised. It flows from the land to the ocean. सर्दियों में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है अर्थात यह थल से समुद्र की ओर बहती है. I want to know what these winds do for us. बुझो कहता है मैं यह जानने को उत्सुक हूँ कि ये पवन धाराएं हमारे लिए क्या करती हैं. The winds from the oceans carry water and bring rain. It is a part of the water cycle. समुद्रों से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती हैं जिससे वर्षा होती है. यह प्रक्रम जल चक्र का एक चरण है. The monsoon winds carry water and it rains. गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं जिससे वर्षा होती है. Clouds bring rain and give us happiness. Farmers in our country depend mainly on rains for their harvests. There are many folk songs associated with clouds and rain. Sing and enjoy with your friends if you know such a song. Here is one for you. बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव कराते हैं. हमारे देश में किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर करते हैं. बादलों और वर्षा से संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित हैं. यदि आपको ऐसा कोई गीत या कविता याद हो तो अपने मित्रों के साथ उसे गाकर इसका आनंद उठाएं. आपकी सहायता के लिए एक कविता बॉक्स में दी जा रही है. Roaring clouds across the sky tell us that monsoon's here. Dark and floating clouds then pour raindrops everywhere. Clouds make lightning flash overhead and irrigate fields with rain. Clouds make earth its fragrance spread when wet with drops of rain. Rising from the ocean vast, clouds fill up with rain. Rain to ocean, back at last, to mingle with ocean again. उमड़ घुमड़ कर आए बादल, आसमान में छाए बादल, मानसून में आते बादल, बूंदों को बरसाते बादल, बिजली को चमकाते बादल, खेतों को लहराते बादल, सागर से हैं बनते बादल, सागर में मिल जाते बादल. However, it is not always a happy ending. Rains often create problems. Can you list some of the problems? तथापि वर्षा सदैव सुखदायी नहीं होती है. कभी कभी वर्षा अनेक समस्याओं को जन्म देती है. क्या आप ऐसी कुछ समस्याओं के नाम बता सकते हैं? In nature itself, there are certain situations that can sometimes create disasters and pose threat to humans, animals and plant life. कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती हैं जिनसे कभी कभी आपदाएं आती हैं. इनसे मनुष्यों, जंतुओं और पादपों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है.
डायग्राम 8.9 में हम देख सकते हैं uneven heating of land, especially the Rajasthan desert, generates monsoon winds from southwest direction in summer. These winds carry lots of water from the Indian Ocean. थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थल के असमान तापन से ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिमी दिशा से मानसून निर्मित होता है। ये मानसूनी पवन अपने साथ हिंद महासागर से काफी जलवाष्प लेकर आती हैं। इनको हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। कुछ इस तरह से ये पवनें चलती हैं। डायग्राम 8.10 uneven heating of land and water in winter generate winds from the northwest colder land. These colder winds carry little water, hence bring a small amount of rain in winter. शीतकाल में थल और जल के असमान तापन के कारण पवन उत्तर पश्चिम की अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों से आती हैं। ये शीत पवन अपने साथ जल वाष्प लाती हैं, इसलिए शीतकाल में वर्षा भी कम होती है। इन पवनों को हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। कुछ इस तरह से ये चलती हैं। 8.5 थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, तड़ित झंझा और चक्रवात। थंडर स्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट humid tropical areas like India very frequently. The rising temperatures produce strong upward rising winds. These winds carry water droplets upwards where they freeze and fall down again. The swift movement of the falling water droplets along with the rising air create lightning and sound. It is this even that we call a thunderstorm. You will read about lightning in higher classes. तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहां ताप कम होने के कारण भी जम जाती हैं और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती हैं। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली तड़ित कौंधती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी घटना को हम तड़ित झंझावात कहते हैं। आप तड़ित झंझावात के बारे में उच्च कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे।